हाय एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स में सबसे पहले हमें पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट को आप 3-4 क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइड्रोलिसिस। तो इसमें है सबसे पहले मोनोसेकेरॉइड। मोनोसेकेरॉइड इज़ बेसिकली कि जब आपकी जो शुगर यूनिट है उसका हाइड्रोलिसिस करने पे उसको और सिंपलर यूनिट्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, वो ऑलरेडी एक सिंपलर यूनिट में है, सबसे सिंपल यूनिट है, तो हम उसको बोलेंगे मोनोसेकेराइड। अगर आपका शुगर हाइड्रोलिसिस करने पे 2 से 10 सिंपल यूनिट्स देता है, 2 से 10 हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट देता है, तो हम उसे बोलेंगे ऑलिगोसेकेरॉइड। एग्जैक्टली अगर 2 यूनिट्स ऑफ हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट हमें मिली हैं, जैसे कि सुक्रोज, इसका अगर हाइड्रोलिसिस करें तो वो देगा आपका ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, तो 2 यूनिट्स हैं, इसको हम डाइसेकेराइड भी कहते हैं। लास्ट कि अगर मोर देन 10 यूनिट्स मिल रही हैं तो आप उसको पॉलीसेकेराइड बोलेंगे। अगर फंक्शनल ग्रुप CHO एल्डिहाइडिक होता है तो हम उसे अल्डोसिस कह सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप कीटोनिक है तो आप कीटोसिस बोल सकते हैं। 3 कार्बन है तो ट्रियोस बोल सकते हैं, 4 कार्बन के लिए टेट्रोस, 5 के लिए पेंटोस, 6 के लिए हेक्सोस। अगर आपके शुगर में फ्री एल्डिहाइडिक या फ्री कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि CHO इस स्टेट में प्रेजेंट है, तो आप उसको रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे। और अगर ये प्रेजेंट नहीं है, इस तरीके से नहीं है, ये कुछ और बाउंडेड है, डबल बॉन्ड है, लेकिन ये ऑक्सीजन से ना होकर के लेट्स से ऐसे है, तो हम कहेंगे दिस इज़ नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर। ठीक है, ये फ्री नहीं है, फ्री नहीं है तो उसको नॉन रिड्यूसिंग बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कंफर्म करते हुए हमें 2-3 रिएक्शंस को लर्न या याद रखना है। सबसे पहला कि ये जो HI विद हीट होती है, इससे हमें पता चला था, इससे हमें कंफर्म हुआ था कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में 6 कार्बन स्ट्रेट चेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज़ कि अगर हम NH2OH से रिएक्शन करा दें तो एक ऑक्साइम बन जाता है, जैसे कि CH डबल बॉन्ड NOH। ये जो रिएक्शन थी इसी से पता चला था कि COH ग्रुप ग्लूकोज में प्रेजेंट है, अल्डिहाइडिक ग्रुप ग्लूकोज के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट जब हमने HCN से रिएक्शन कराया तो हमारे पास बना साइनोहाइड्रिन, CHOH और CN। साइनोहाइड्रिन के बनने से हमें पता चला कि इसमें COH ग्रुप प्रेजेंट है। ये दोनों ही रिएक्शंस एक ही चीज़ की कंफर्मेशन आपको देते हैं। अगर आप फेलिंग सॉल्यूशन से टेस्ट करवाएंगे तो इसके अंदर Cu2 पॉजिटिव की रेड PPT आ जाती है। अगर टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्ट कराएं तो यहाँ पे एक सिल्वर मिरर Ag की एक पूरी लेयर मिल जाएगी टेस्ट ट्यूब के ऊपर। ये दोनों ही कंफर्म करते हैं कि आपका जो रिड्यूसिंग शुगर है, अल्डिहाइडिक ग्रुप है, जो उसका नेचर है फ्री। देन ब्रोमीन ने हमें कंफर्म करके दिया था कि जो कार्बोनिल ग्रुप आपके पास प्रेजेंट है, दिस इज़ नॉट देयर। इसने बताया था कि जो कार्बोनिल ग्रुप आपके पास प्रेजेंट होता है वो किस नेचर का है, अल्डिहाइड है। क्योंकि हमने कहा कार्बोनिल तो अल्डिहाइड कीटोन दोनों को बोल सकते हैं। किस कैटेगरी में आप बात कर रहे हैं, अल्डिहाइड है कि कीटोन है? तो ब्रोमीन वाटर ने बताया हमें कि ग्लूकोनिक बन जाएगा। ठीक है, और इससे हमें कंफर्म हुआ कि यहाँ पे COH फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है। HNO3 ने क्या करा था, सेकेरिक बना लिया था, यानी दोनों तरफ COH, बीच में CHOH 4 बार और COOH ये प्रेजेंट था, इसको बोलते हैं सेकेरिक। ठीक है, अच्छा लास्ट CH3COCl, इससे बना था पेंटा असाइल, 5 OH ग्रुप। इससे हमें पता चला कि 5 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, 5 अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है हमारे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट देन इन्होंने बोला कि साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होता है ग्लूकोज का। हमने कहा अभी तो ये सब रिएक्शंस दे रहे थे, तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे? तो उन्होंने कहा कि गिवन कुछ एक रिएक्शंस हैं जिससे कंफर्म होता है कि ग्लूकोज का एक साइक्लिक स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट करता है। जैसे कि नंबर 1 शिफ्ट टेस्ट जो होता है, NaHSO3 के साथ जो रिएक्शन है वो आपका ग्लूकोज कभी कभार नहीं देता, या हम कहें नहीं देता। नहीं देता, क्यों नहीं देता? क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है ग्लूकोज का, इसलिए वो ये रिएक्शन नहीं देता। पेंटा एसीटेट को अगर हाइड्रोक्सिलमीन से रिएक्ट कराओ तो ये रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं होती। रीज़न बीइंग कि ग्लूकोज की 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर्स हैं, एक आपके सामने ये रही और दूसरी ये वाली। जब आपका OH ग्रुप राइट में लगा हुआ है, C1 पे जो OH है वो राइट में लगा हुआ है, तो आप इसको बोलेंगे अल्फ़ा
ग्लूकोज यूनिट, अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज यूनिट। और अगर आपका OH लेफ्ट में लगा हुआ है तो आप इसको बोलेंगे बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज यूनिट। ठीक है, कोई भी दो ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कि एग्जैक्टली C1 पे डिफर हैं, बाकी सारा सेम है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम है, तो हम उसको बोलते हैं एनोमर्स। और ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कि C1 को छोड़ करके बाकी किसी भी एक्सेप्ट C1, C2 पे, C3 पे, C4, C5, C6 कहीं भी एक कार्बन पे डिफरेंट ओरिएंटेशन होगी, बाकी पूरा मॉलिक्यूल दोनों का सिमिलर होगा, तो उन पेयर ऑफ कार्बोहाइड्रेट को हम कहते हैं एपिमर्स। हैवॉर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज जो है वो कुछ इस तरीके से है। ये वही आपकी अल्फ़ा बीटा फॉर्म से बनाया हुआ है। अल्फ़ा फॉर्म में जितनी भी चीज़ें राइट हैंड साइड पे थी, ये राइट हैंड साइड है, उसको हम नीचे लिखें, उसको हम ऐसे डाउन दिखाते हैं, यहाँ दिखाया हुआ है देखो। और जितनी भी चीज़ें लेफ़्ट पे थी उन सभी को ऊपर की साइड दिखा देंगे यहाँ पे। ओके, ऐसे बनाते हैं। याद कैसे कैसे रख सकते हैं? डाउन है ना, कौन से वाला? राइट वाला, तो DR, डॉक्टर से आप याद रख सकते हैं। डाउन कौन सी आएंगी? राइट वाली आएंगी। अब इसका अपोजिट दूसरे में कर लेना, लेफ्ट में। ओके, तो इसी वजह से देखो कि ग्लूकोज के जो दो स्ट्रक्चर बने हैं ये दोनों बिल्कुल आपको सेम नज़र आ रहे होंगे। सिर्फ ये जो C1 है इस पे OH कहाँ पे है? डाउन है, जबकि यहाँ C1 पे OH कहाँ है? ऊपर की तरफ है, क्योंकि ये दो फॉर्म है अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा फॉर्म में OH कहाँ पे होता है? राइट में होता है। बीटा फॉर्म में OH कहाँ होता है? लेफ्ट पे होता है। अल्फ़ा कहाँ है? राइट पे। राइट वाली चीज़ कहाँ आती है? डाउन। किसने बताया? डॉक्टर ने बताया। तो डाउन आएगी तो ये रहा। तो ये फॉर्म कौन सी है मेरी? ये अल्फ़ा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है। और ये फॉर्म कौन सी है? बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखो, इसका नाम लिखा हुआ है अल्फ़ा D पॉजिटिव ग्लूकोपाइरेनोज। ये जो स्ट्रक्चर था कुछ इस तरीके से, इसका नाम होता है पायरान। क्योंकि इसी के जैसा ये स्ट्रक्चर है तो हम कह सकते हैं इसका डिराइव्ड स्ट्रक्चर है, तो इसका नाम क्या आ गया? ग्लूकोपाइरेनोज। ग्लूको स्टैंड्स फॉर ग्लूकोज। ठीक है, अल्फ़ा क्योंकि ये OH नीचे है इसकी वजह से, पॉजिटिव क्योंकि ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, और D क्योंकि इसका सेकेंड लास्ट जो कार्बन है उस पर जो OH लगा हुआ है, सेकेंड लास्ट कार्बन पे लगा हुआ OH। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखो कैसे बनता है, ऐसे ही होता है, CH2OH या HOH, HOH। ठीक है, सेकेंड लास्ट कार्बन, ये लास्ट कार्बन, इसके यहाँ ये सेकेंड लास्ट कार्बन, इस पे लगा हुआ OH कहाँ है? राइट साइड में। राइट पे है तो इसके लिए आएगा D, लेफ्ट में होता तो उसके लिए आता L। नेक्स्ट देखिए, अगर यही स्ट्रक्चर आप फ्रक्टोज का बना लेंगे, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है फ्रक्टोज का। ठीक है, इसी को आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो फॉर्म होती है 4 कार्बन विद 1 ऑक्सीजन, इस 5 मेंबर्ड रिंग को हम फ्यूरान बोलते हैं। मतलब इसमें बॉन्ड में आएंगे इधर, डोंट वरी। तो इसको हम बोलते हैं फ्यूरान, क्योंकि फ्यूरान से डिराइव्ड है तो इसका नाम हम कह रहे हैं फ्यूरेनोस। अल्फ़ा फॉर्म होगी तो हम उसको बोलेंगे अल्फ़ा D फ्रक्टोफ्यूरेनोस। अगर बीटा फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज है तो उसको हम बोलेंगे बीटा D फ्रक्टोफ्यूरेनोस। आप इसमें देख सकते हैं कि ये वाला जो कार्बन है इसके रिस्पेक्ट में OH कहाँ है? लेफ़्ट साइड में। लेफ़्ट साइड में है तो फिर ये हो गया आपका बीटा फॉर्म। अगर ये राइट साइड में होगा तो ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा फॉर्म। दोनों सेम, मतलब अल्फ़ा बीटा के लिए सेम है, ग्लूकोज में भी और फ्रक्टोज में। नेक्स्ट इज सुक्रोज। सुक्रोज में 2 शुगर यूनिट्स ग्लूकोज और फ्रक्टोज कंबाइन होकर के क्या बनाती हैं? सुक्रोज बनाती हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्लूकोज की अल्फ़ा फॉर्म और फ्रक्टोज की बीटा फॉर्म कंबाइन होती है। ग्लूकोज का C1 विल गेट अटैच टू फ्रक्टोज का C5। ये 3 बातें आपने याद रखनी पड़ेंगी इसके लिए। ठीक है, और होगा क्या कि यहाँ पे हमारे पास देखो सीधा बॉन्ड और यहाँ OH रहा होगा, तभी इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोल सकते हैं? ग्लूकोज बोल सकते हैं। और अगर आप इसको सीधा कर दें तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे? H। तो इसको हम क्या बोलेंगे? फ्रक्टोज बोलेंगे, राइट। अब यहाँ से क्या रिमूव हो गया? वाटर मॉलिक्यूल। और क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो गया
तो उसके रिमूव होने के बाद ही तो ये बना। ये जो बॉन्ड यहाँ पे जनरेट हुआ है आफ्टर द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब समझ गए कि सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करने पे ग्लूकोज फ्रक्टोज क्यों आ रहे थे, क्योंकि सुक्रोज बना ही उनका होता है। ठीक है, इसी तरीके से बात अगर करें मैल्टोज की, तो हम कहेंगे मैल्टोज के लिए अल्फा ग्लूकोज इज कनेक्टेड विद अल्फा ग्लूकोज, ग्लूकोज की ही अल्फा फॉर्म अगेन कनेक्टेड विद ग्लूकोज की अल्फा फॉर्म, मिल करके क्या बनाते हैं मैल्टोज, C1 ऑफ वन ग्लूकोज एंड C4 ऑफ अदर ग्लूकोज। क्योंकि देखो ये C1 होगा 2 3 4 5 6, उसी तरीके से इस वाले का 1 2 3 4 C4 एंड C1, ये दोनों कनेक्टेड है। तो मैल्टोज में कौन सा कनेक्शन है, C1 C4। लैक्टोज में गैलेक्टोज कनेक्टेड विद ग्लूकोज, कौन सा ग्लूकोज, दोनों ही बीटा है, बीटा गैलेक्टोज कनेक्टेड विद बीटा ग्लूकोज। अच्छा, बीटा का सिर्फ इतना मतलब है कि देखो यहाँ पे OH ऊपर की साइड है, ठीक है, इसके अंदर भी क्या होगा, OH यहाँ की साइड रहा होगा। ठीक है, नाउ दिस इज 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसके अंदर C1 कनेक्टेड विद C4, वही तो लिखा है, C1 C4 लिंकेज इसके अंदर प्रेजेंट होता है। अभी इसमें देखिए पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड मतलब कि बहुत सारी सेकेराइड यूनिट्स इसके अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं। तो हमने कहा कि पॉलीसेकेराइड, जैसे कि एग्जांपल है स्टार्च। स्टार्च दो चीज़ों का बना होता है, पहला हो गया आपका अमाइलोज और दूसरा हो गया अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज के अंदर एक अनब्रांच्ड चेन होती है, मतलब सिंगल आपकी स्ट्रेट चेन होगी, जबकि अमाइलोपेक्टिन के अंदर आपकी ब्रांच्ड चेन होती है, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। अमाइलोज के अंदर जो हमारी सिंपल चेन बनेगी वो C1 C4 के कनेक्शन से बनेगी। C1 C4 किसके होंगे, अल्फ़ा ग्लूकोज के होंगे। मतलब बहुत सारे अल्फ़ा ग्लूकोज आपने लाइन में लगा दिए हैं तो उनमें एक ही कनेक्शन पॉसिबल होता है, विच इज़ C1 C4। सॉरी, अमाइलोपेक्टिन की बात करें तो इसमें आपकी जो स्ट्रेट चेन बनेगी वो चेन तो C1 C4 लिंकेज से ही बनती है, सेम अल्फ़ा ग्लूकोज यूनिट से है, लेकिन ऊपर नीचे जो ब्रांचेस आएंगी वो ब्रांचेस किससे बनती हैं, C1 C6 लिंकेज से बनती है। ठीक है, नेक्स्ट सेल्यूलोज, अगेन एक पॉलीसेकेराइड है, इसमें आपकी बेसिक यूनिट है बीटा ग्लूकोज, कनेक्टेड कौन सी होती हैं, C1 C4 कनेक्शंस इसमें हमें देखने को मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट में इतना ही है। नेक्स्ट कम्स अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का जनरल फॉर्मूला ये होता है, जनरल स्ट्रक्चर ये है RCH NH2COH। R मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप आपका प्रेजेंट हो सकता है। यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है NH2 का और COH का, ये एक्सचेंज हो सकते हैं। ये हाइड्रोजन इस तरफ चला गया नाइट्रोजन पे तो बन गया NH3 और COO नेगेटिव। ठीक है, ये दोनों फॉर्म एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल हैं, यानी एक दूसरे में एक्सचेंज हो सकती हैं जब आपकी चार्ज्ड स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा, ये वाला। ओनली फॉर दिस स्ट्रक्चर हमारे लिए एक स्पेशल नेम है जिसको हम कहते हैं ज्विटर आयन। तो आपसे पूछे कि अमीनो एसिड का ज्विटर आयनिक फॉर्म कौन सी होती है, तो हम कहेंगे कि जो एक चार्ज्ड फॉर्म होती है उसको हम कहते हैं, ठीक है, इस वाली को NH3 पॉजिटिव COO नेगेटिव उसमें एग्जिस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए, अमीनो एसिड दो तरीके का हो सकता है, मतलब इसमें दो क्लासिफिकेशन है, बेसिस अलग अलग है। पहला है मीडियम के बेस पे, तो हम कहते हैं इट मे बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। जब आपके नंबर ऑफ COOH कार्बोक्सिलिक यूनिट आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ अमीनो यूनिट, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं एसिडिक। क्योंकि देखो COH अगर बढ़ेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, उसी का फॉर्मूला है, तो उसका कंटेंट बढ़ेगा, तो एसिडिक ग्रुप ज़्यादा, तो पूरे का नेचर भी क्या होगा, एसिडिक होगा। अगर NH2 ग्रुप ज़्यादा है तो इसका मतलब बेसिक यूनिट ज़्यादा है, बेसिक यूनिट ज़्यादा है तो पूरे अमीनो एसिड का नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा। और अगर एसिडिक यूनिट और बेसिक यूनिट दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो दोनों इक्वल होंगी, तो फिर यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा। ये जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, जितना एसिडिक है उतना ही बेसिक यूनिट लगा हुआ है, तो टोटल क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। अमीनो एसिड दो तरीके से क्लासीफाई किए जा सकते हैं।
मतलब ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर हम उन्हें 2 कैटेगरीज में रख सकते हैं. नंबर 1 इज़ असेंशियल अमीनो एसिड, नंबर 2 इज़ नॉन असेंशियल. असेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होते हैं जो कि हमें डाइट के थ्रू लेने पड़ते हैं, जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सकते और हम उसे डाइट के थ्रू कंज्यूम करते हैं, तो हम उसको बोलेंगे असेंशियल अमीनो एसिड. वो अमीनो एसिड जो कि हमारी बॉडी खुद से ही सिंथेसाइज कर लेती है और हमें डाइट के थ्रू लेने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें हम कहते हैं नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स. नेक्स्ट इज़ प्रोटीन्स. प्रोटीन्स में बहुत सारी अमीनो एसिड यूनिट मिल करके आपको दे देती हैं प्रोटीन्स. जैसे यहाँ पे देखिए, ये 2 अमीनो एसिड यूनिट हैं, ये एक अमीनो एसिड है, ये एक अमीनो एसिड है, कंबाइन कर रहे हैं. अगर ये कंबाइन करेंगे तो यहाँ से एक ऑक्सीजन विद 2 हाइड्रोजन, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया. वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने से यहाँ बना CONH. इस CONH बॉन्ड को, न्यू फॉर्म्ड बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज. जब हमारे शुगर्स के अंदर, सुक्रोज में स्पेशली, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा था और वहाँ पे एक ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड बन रहा था, इसको हमने कहा था ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. लेकिन यहाँ जब CONH का बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? पेप्टाइड लिंकेज. ठीक है. प्रोटीन्स जो है, इसके स्ट्रक्चर के बेस पे आप इसको 2 कैटेगरीज में रखेंगे. पहला आ गया फाइब्रस और ग्लोबुलस. ठीक है. दूसरा है प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी एंड क्वाटरनरी. प्राइमरी स्ट्रक्चर आपको बताता है सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स के बारे में, किस सीक्वेंस में अमीनो एसिड्स अरेंज हैं. सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपको बताता है शेप के बारे में. सेकेंडरी को 2 कैटेगरीज में रख सकते हैं, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट. अल्फा हेलिक्स के अंदर क्या है, ऐसे कॉइल्ड कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा. बीटा प्लेटेड शीट, एज द नेम सजेस्ट, एक शीट फॉर्म में ये होता है, शीट्स होती हैं. अब देखो इसमें टर्शरी स्ट्रक्चर, ये आपको ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ पेप्टाइड चेन के बारे में बताता है. ये अगेन आपका फाइब्रस ग्लोबुलर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. लास्ट कम्स क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या है कि पूरा एक चेन बन जाती है, बहुत ही एक्सटेंसिव सा होगा और पूरा हौश पौश होगा, इसमें कुछ समझ ही नहीं आएगा, तो इस वाले को बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. देन कम्स अ टर्म डीनेचुरेशन. डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है? अगर आपने कोई भी फिज़िकल चेंज इंट्रोड्यूस कर दिए हमारे प्रोटीन के अंदर, आपने उसका टेम्परेचर चेंज कर दिया या कुछ भी ऐसे, टेम्परेचर चेंज करने से क्या होगा कि वो प्रोटीन जो था वो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को खो देगा. अगर आपका प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को खो देगा ड्यू टू सम एक्सटर्नल फिजिकल चेंजेस, तो उसी को बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स. क्या बोलते हैं उसको? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स. ठीक है. जैसे कि एग होता है, तो इस एग को अगर हम तोड़ें, ब्रेक करें, तो इसमें से येलो कलर का कुछ फ्लूइड यहाँ पे ऐसे बाहर निकल जाता है, राइट. लेकिन अगर आपने एग को डाल दिया गर्म पानी में, तो होगा क्या? बहुत टाइट सा हो जाएगा. और फिर एक काम करना, इस एग को बाहर निकाल करके नाइफ से कट करना, तो आप देखेंगे कि वो जो येलो कलर का फ्लूइड होना चाहिए था वो बेचारा अब जम चुका है. एग ने अपनी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ थी उसको लूज़ कर दिया है. देन वाइटामिन्स 2 तरीके के होते हैं. एक हो गया फैट सॉल्यूबल, एक हो गया वाटर सॉल्यूबल. जैसे इनके नाम से पता चल रहा है, फैट सॉल्यूबल एक्सक्यूज़ मी, फैट सॉल्यूबल वाइटामिन्स वो वाइटामिन्स होते हैं जो कि फ़ैट के अंदर सॉल्यूबल हो जाते हैं, वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते, तो उसको हम कहते हैं फैट सॉल्यूबल वाइटामिन्स. इसके विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं. अगर आपका विटामिन वाटर में सॉल्यूबल है लेकिन फैट में सॉल्यूबल नहीं है, तो आप उसको बोलेंगे वाटर सॉल्यूबल विटामिन. जैसे कि विटामिन बी, विटामिन सी, ये दोनों इसके एग्जाम्पल हैं, एक्सेप्ट विटामिन B12 इसकी कैटेगरी में लाई नहीं करता. देन हमें अगर किसी भी हमारे एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाना है, या अगर हम बात करें कि हमें DNA, RNA का स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, तो आपको 2-3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. पहले आ गया शुगर, दूसरा हो गया बेसिस. शुगर कौन सी? बीटा डी राइबोस एंड बीटा D2 डीऑक्सी राइबोस. बीटा डी राइबोस ये तो आपका सेम है. बीटा वो जो पहले अल्फ़ा बीटा कर रहे थे कि OH अगर आपका राइट साइड पे है तो उसको बोलेंगे अल्फ़ा फॉर्म, OH अगर आपका लेफ़्ट साइड पे है तो उसको बोलेंगे बीटा फॉर्म. ठीक है. तो इसमें OH कहाँ पे है? लेफ़्ट साइड में है. डीऑक्सी
2-डीऑक्सी का मतलब कि सेकेंड कार्बन पे जो OH एग्जिस्ट कर रहा था, ऐसे OHH इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था, तो सेकेंड कार्बन पे क्या है कि ये जो OH था इसको हटा करके अब सिंपल H एग्जिस्ट कर रहा है, यानी OH किस में चेंज हो चुका है, H में, तो उसको बोलते हैं बीटा डी 2-डीऑक्सी। सेकेंड कार्बन पे OH चेंजेस टू H, इसीलिए 2-डीऑक्सी, और बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम। देन बेसिस आपके 5 तरीके के हैं, एक है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल। ठीक है, अब इनमें क्या है कि अगर हम बात करें DNA की तो हमारे पास ये 4 बेसिस होते हैं, AT, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। आपके DNA में याद रखना यूरेसिल नहीं होता। इसका रिवर्स अगर हम RNA की बात करें तो एडेनिन कनेक्टेड विद यूरेसिल, RNA में यूरेसिल होता है, थायमिन नहीं होता। डबल बॉन्ड T इसलिए लिखा है क्योंकि DNA में एडेनिन और थायमिन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं पर मॉलिक्यूल अगर हम बात करें तो। इसी तरीके से ग्वानिन और साइटोसिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। ऑलराइट, एक्सक्यूज मी। ठीक है, अब RNA जो है वो अपने आप में कितने तरीके का होता है, 3 होता है, मैसेंजर RNA, mRNA, tRNA या फिर राइबोसोमल rRNA। ओके, एक है न्यूक्लियोसाइड और एक दूसरा है न्यूक्लियोटाइड। एक होता है न्यूक्लियोसाइड और एक होता है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड जो है इसमें हमारे पास सिर्फ शुगर प्रेजेंट होती है, मतलब ये या तो बीटा डी राइबोज होगा या बीटा 2-डीऑक्सी राइबोज होगा, और कोई ना कोई बेस प्रेजेंट होगा, यानी इन 5 में से कोई ना कोई होगा। जब सिर्फ इतना मसाला आपके पास हो तो आप उसको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड, लेकिन अगर आपके यूनिट में फॉस्फेट भी प्रेजेंट है तो आप उसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। याद कैसे रख सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड में कौन आ रहा है, T आ रहा है, और फॉस्फेट में भी क्या आता है, T आता है, तो न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट आएगा। शुगर और बेस तो दोनों में ही आएंगे। अगर न्यूक्लियोटाइड नहीं है, साइड है, T नहीं आएगा, T नहीं आएगा तो फॉस्फेट भी नहीं आएगा। सिंपल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।